हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 2 जुलाई 2022 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे आज के थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट है, समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है दुनिया की सबसे शानदार मशीन है और ये एक मस्तिष्क जो हमारा है एक और शानदार काम करता है। हम जिसको जैसा मानते हैं ये हमारे सामने वैसा ही उसको प्रस्तुत करता है। तो होता क्या है कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, हमारा मस्तिष्क, हम जब परेशानियों को बड़ा मानना शुरू करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसको 1000 गुना बड़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। यही बात अपोजिट भी लागू होती है। अगर आप उन्हीं समस्याओं को छोटा मानना शुरू कर देंगे तो यही मस्तिष्क आपको आपकी समस्याओं को 1000 गुना छोटा बना देगा। तो जितनी समस्याएं आपको बड़ी लगती हैं, जब उनको आप फेस करेंगे, जब उनके सामने आप खड़े होंगे, तो वो समस्याएं उतनी बड़ी तो नहीं रह जाएंगी जितना आप उनको फेस करने से पहले, उन समस्याओं से भिड़ने से पहले मान रहे थे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अपनी ज़िंदगी में महसूस भी किया होगा कि कोई चीज़ आपको इतनी परेशान कर रही थी, कोई समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन जब आपने उसे फेस करने का फैसला कर लिया तो वो समस्या बहुत छोटी हो गई। तो अपनी समस्याओं को अपने लिए बड़ा मत बनाइए, अपनी समस्याओं को बहुत छोटा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे इसी थॉट के साथ। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। कल पहला प्रश्न था कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये एकनाथ शिंदे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये 1 जुलाई से लगाया गया है। तीसरा प्रश्न है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। चौथा प्रश्न है कि इसरो ने PSLV C53 रॉकेट द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो ये सिंगापुर के थे। पांचवा प्रश्न है कि किसके द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BRAP 2020 जारी किया गया है, और यह है निर्मला सीतारमण। छठवां प्रश्न है कि उच्च गति के विस्तारित हवाई लक्ष्य वाले विमान जिसका नाम अभ्यास है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है DRDO के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर कैपस्टोन नामक एक मिशन लॉन्च किया है, और यह अमेरिका की नासा के द्वारा किया गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया है, तो ये तेलंगाना में किया गया है। और 10वां प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयॉन मॉर्गन ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड के कप्तान थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के प्रश्नों की बात करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का संचालन कहां शुरू हुआ है, और यह शुरू हुआ है रामागुंडम तेलंगाना में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तेलंगाना में एक जगह है रामागुंडम, यहां पर शुरू हुई है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना, और इसका संचालन शुरू हो गया है। इसमें अब जो रामागुंडम है तेलंगाना में, उसमें NTPC ने इसको शुरू कर दिया है, और 1 जुलाई को 100 मेगावाट की तैरती सौर PV परियोजना जो थी, इसकी 20 मेगावाट की अंतिम क्षमता भाग का वाणिज्यिक संचालन बचा रह गया था। यानी कि पहले इसमें जो है 80 मेगावाट का संचालन शुरू हो गया था, रेस्ट जो बचा हुआ 20 मेगावाट था उसका संचालन भी अब शुरू हो गया है। यानी कि इस प्रकार से अब ये अपनी पूरी क्षमता 100 मेगावाट को प्राप्त कर चुकी है। अब दक्षिण क्षेत्र की बात करें, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सौर जो क्षमता है, तैरती सौर क्षमता, यानी कि इस प्रकार से झील पे, नदियों पे इस प्रकार की व्यवस्था, सोलर पैनल लगाकर इस प्रकार की बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। तो ये कुल संचालन बढ़कर अब 217 मेगावाट हो गया है, यानी कि यहाँ पर इतनी बिजली की पैदावार की जा रही है। इससे पहले NTPC ने कायमकुलम करके एक जगह है केरल में, यहाँ पर 92 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा लगाई है। उसके अलावा सिमहाद्री करके जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर 25 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा का वाणिज्यिक संचालन पहले ही कर दिया गया है।
अब एक तथ्य आपको पता होगा, आप एमपी से हैं तो ये तथ्य पता होगा, मध्य प्रदेश का जो खंडवा है, एमपी के खंडवा में भी ओंकारेश्वर में एक तेरती सोलर पावर परियोजना चल रही है और ये चल रही है विश्व की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, करीब 598 या कहा जाए 600 मेगावाट की ये योजना है, लेकिन ये निर्माणाधीन है। याद रखिएगा, ये बनकर तैयार नहीं हुई है। 2022, 2023 या 23-24 में इसको पूरा होने की संभावना है। ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अभी ये बन रहा है, निर्माणाधीन है, काम शुरू नहीं किया है। जबकि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो तेलंगाना के रामागुंडम में। जब ये एमपी के खंडवा ओंकारेश्वर वाला शुरू हो जाएगा तब ये सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना की तो ये भारत का 29वां राज्य है। 2 जून 2014 को ये बना था। राजधानी इसकी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि 1 जुलाई को भारत और किस देश ने एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है, और हर साल 2 बार ये आदान प्रदान किया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत और पाकिस्तान ने 1 जुलाई को एक दूसरे के यहाँ कितने कैदी एक दूसरे के बंद है, कितने मछुआरे एक दूसरे की जेलों में हैं, उनकी सूचियों का आदान प्रदान किया है। इस सूची के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के 309 पाकिस्तानी नागरिक और 95 मछुआरों की सूची दी है, और पाकिस्तान ने अपनी कैद में 49 भारतीय नागरिक और 633 मछुआरों की सूची भारत को दी है। यानी एक दूसरे के यहाँ इतने कैदी भारत और पाकिस्तान में बंद है। देखिए, याद रखिएगा, साल 2008 में इसको लेकर एक काउंसलर एक्सेस समझौता हुआ था, जिसके तहत इस प्रकार के कैदी जो एक दूसरे के देश के नागरिक है, जैसे भारत का कोई नागरिक अगर पाकिस्तान में बंद है तो उसको काउंसलर एक्सेस यानी कि न्यायिक सहायता भारत उपलब्ध करवा सकता है, और एक दूसरे के साथ ये सूची साझा की जाती है, और ये 2 बार की जाती है साल में, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। इससे रिलेटेड एक प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है, याद रखिएगा। उसमें प्रश्न ये पूछा गया था, शायद 2019 या 20 में पूछा गया था कि कौन सी बार भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपनी सूचियों को साझा किया है। तो 2008 के मई में ये समझौता हुआ था, उसके हिसाब से आपको इसका उत्तर देना था। बात करेंगे पाकिस्तान की तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ के प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। मैप में मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान है, याद रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के अलावा अफगानिस्तान और नीचे ईरान के साथ लगती है। बाकी इस तरफ तो ये जो पूरा है अरब सागर है, जहाँ पर इसकी सीमा लगती है। भारत के साथ कश्मीर के पास में यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान की सीमा लगती है, और ये जो ग्रे कलर का एरिया बताया गया है, ये वो हिस्सा है जिस पर कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, और नीचे का जो हिस्सा कहलाता है वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहीं से होकर पाकिस्तान चाइना का जो इकोनॉमिकल का कॉरिडोर है, जो एक सड़क मार्ग है, वो यहीं से गुजरा है, जिसकी भारत ने मुखालफत की है, भारत ने जिस पर आपत्ति दर्ज की है। और चाइना का जो OBOR है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें भारत जो है उसकी लगातार उसकी खिलाफवर्जी करता रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि 11वां विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, और इसका आयोजन किया गया है पोलैंड में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो पोलैंड में 26 से लेकर 30 जून के बीच में 11वां विश्व शहरी मंच इसका आयोजन किया गया, और इस बार इस मंच के जो आयोजन का विषय था शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण। जो विश्व शहरी मंच है उसका आयोजन UN हैबिटेट के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, और हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले UAE में हुआ था, और इस बार पोलैंड में इसका आयोजन हुआ है। बात करें पोलैंड की तो इसकी राजधानी वार्सा है, और राष्ट्रपति यहाँ के आंद्रेज डूडा हैं। जबकि मुद्रा की बात करें तो पॉलिश जोलाटी यहाँ की मुद्रा है।
चलिए मैप में मैं आपको पोलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको पोलैंड जाना होगा तो उसके लिए पश्चिम की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोलैंड है वो एक यूरोपियन कंट्री है और ये है यूरोप। यूरोप में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये पोलैंड है। याद रखिएगा, ये जो पिंक कलर का देश है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलैंड है। अब इस देश के आसपास कौन कौन से देश है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी वर्षा है, राइट। अब इसकी इस तरफ देखेंगे तो जर्मनी है, ऊपर आप देखेंगे तो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के बगल में आप देखेंगे ये जो जगह है, याद रखिएगा ये रशिया का एक जिला है, ये एक रशिया का जिला है। इसकी बगल में आप लिथुआनिया को देख पाएंगे, नीचे बेलारूस है, इस तरफ यूक्रेन को आप देख पाएंगे, इस तरफ स्लोवाकिया है और इस तरफ चेक गणराज्य है। इनके बीच में पोलैंड स्थित है जिसकी राजधानी वर्षा है। अगला प्रश्न चौथा है कि डीआरडीओ द्वारा कहाँ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इसकी पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है, और ये किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो 1 जुलाई को जो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ है उसके द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है और यह परीक्षण चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। अब ये इसकी खासियत क्या है, तो इस प्रकार का ये विमान है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना पायलट के उड़ान भर सकता है और वापस टेक ऑफ भी कर सकता है, उड़ान भी भर सकता है और वापस लैंड भी कर सकता है। ये जो मानव रहित विमान है इसको वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और डीआरडीओ का ये एक अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसने इसको विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। और ये पूरी तरह से इसके कल पुर्जे और सब कुछ भारत में ही बनाए गए हैं, ये एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी से चलने वाला यान है। बात करें डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष इसके वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। बात करें पांचवें प्रश्न की कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC में अभी वर्तमान में वित्त निदेशक के पद पर नियुक्त हैं संदीप गुप्ता, और इनको भारत का जो सबसे बड़ा गैस संस्थान है गेल इंडिया लिमिटेड इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप कुमार गुप्ता जो होंगे वो मनोज जैन का स्थान लेंगे, यानी इस पद पर अभी तक मनोज जैन थे। मनोज जैन जो हैं वो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो रहे हैं। गेल की बात करें तो गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस की मार्केटिंग करने वाली एक सरकारी कंपनी है। भारत में जितनी भी प्राकृतिक गैस है उसकी लगभग 50% बिक्री इसी के द्वारा गेल के द्वारा की जाती है। और अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो देश में जो पाइपलाइन है वो 21 राज्यों में करीब गेल की पाइपलाइंस हैं, उसका 70% हिस्सा गेल के पास ही है इन पाइपलाइंस का, जहां से प्राकृतिक गैस ट्रांसमिट की जाती है। प्राकृतिक गैस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो मुख्यतः जो मुख्य घटक होता है प्राकृतिक गैस का वो मीथेन होता है। बात करेंगे गेल की, तो गेल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष बन गए हैं वर्तमान में संदीप कुमार गुप्ता। बात होगी छठवें प्रश्न की कि हाल ही में के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया है और वह किस पद पर है, तो के वेणुगोपाल, इनकी एज याद रखिएगा 91 ईयर है और ये जो है महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद पर 3 महीने और बने रहने को लिए सहमत हो गए हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और 30 जून को समाप्त होने के बाद में सरकार ने इनसे निवेदन किया था कि आप 3 महीने तक इस पद पर और बने रहें। वेणुगोपाल जो कि 91 ईयर के हैं, इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इनका एक कार्यकाल और बढ़ाया गया और अब फिर से 3 मंथ का यानी कि 90 दिन का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। इन्होंने जगह ली थी मुकुल रोहतगी की, ये आप याद रखेंगे। 1979 और 1980 के बीच ये भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी
रहे हैं और भारत सरकार ने इनकी जो सेवा है उसके लिए 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। अब महान्यायवादी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं। महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति का वर्णन है और अनुच्छेद 88 भी इन्हीं से संबंध है, जिसके द्वारा ये भारत की संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दूसरी चीज, एक पद और होता है सॉलिसिटर जनरल का। याद रखिएगा, जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं और कोई जो मामला होता है जिसमें भारत जो सरकार को अपना वकील रखना पड़ता है तो ये एक प्रकार से उनके वकील होते हैं। इसके अलावा एक और पद होता है सॉलिसिटर जनरल का। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है, तो ये तुषार मेहता हैं और ये असिस्ट करते हैं महान्यायवादी को। इसके अलावा 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं तो वो भी इन्हीं को असिस्ट करते हैं। राज्यों के अंदर एडवोकेट जनरल नाम का पद होता है। याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल राज्यों में होते हैं और केंद्र में महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो कर्नाटक की सरकार ने एक यात्रा योजना का शुभारंभ किया है और इसका नाम है काशी यात्रा। इसमें ऐसे लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी ताकि वो काशी विश्वनाथ की यात्रा कर सके। और इस योजना के लिए जो फंड उपलब्ध कराया जाएगा वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जो बजट भाषण हुआ था, बजट भाषण में एक योजना की शुरू की गई थी, मनसा सरोवर तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए योजना। तो उस लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपए के धन का प्रयोग इस यात्रा के लिए, काशी यात्रा योजना के लिए किया जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की योजना है जिसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारे धर्मों, जो जितने भी अलग अलग धर्म हैं उन धर्मों के बहुत सारे तीर्थ स्थानों के लिए बुजुर्गों को जो 60 साल से अधिक के होते हैं, आयकरदाता नहीं होते हैं, उनको यात्रा के लिए पहुंचाया जाता है। दिल्ली सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार की योजना शुरू की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले इस प्रकार की योजना का शुभारंभ किया गया था। बात कर्नाटक की करेंगे तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बात होगी 8वें प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, और ये भंडार मिले हैं राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो राजस्थान का सीकर जिले के अंदर एक खंडेला तहसील है, रोहिल करके जगह है, वहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं और यूरेनियम और उससे जुड़े जो विशाल जो खनिज हैं उनके विशाल भंडार करीब 1086.46 हेक्टेयर का एक बड़ा भूभाग है, उस भाग में फैले हुए हैं। यहाँ पर करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम और दूसरे तत्वों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में वर्तमान में आंध्र प्रदेश और झारखंड ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अब ऐसा तीसरा राज्य राजस्थान हो गया है। कुछ बहुत कम मात्रा में यूरेनियम के भंडार मध्य प्रदेश के बैतूल में भी मिले हैं, याद रखिएगा, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में मिले हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। बात करें राजस्थान की तो यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किसके द्वारा सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला गया है, और ये पद संभाला है AP सिंह ने, एयर मार्शल AP सिंह, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो एयर मार्शल AP सिंह इन्होंने 1 जुलाई को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ये पद संभाला है सेंट्रल एयर कमांड का, राइट। और बात करें एयर मार्शल की तो ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में 21 दिसंबर 1984 को कमीशन इनको किया गया था, यानी कि इनको ज्वाइन उस समय किया गया था। इस पद को ग्रहण करने से पूर्व ये पूर्वी वायु कमान के वरिष्ठ वायु स्टाफ अफसर थे। 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि केतन-जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं, और ये बनी है अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की पहली महिला अश्वेत जज, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो अमेरिका में केतन-जी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं,
और ये 51 साल की हैं, 116वीं न्यायाधीश वहाँ पर ये होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन, उनके द्वारा इनको फरवरी में केतन जी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए मनोनीत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है। बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करें तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडन हैं और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से आपको अमेरिका जाना है तो आपको पश्चिम की तरफ मूव करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका भारत के लगभग जस्ट अपोजिट तरफ है, तो पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, क्योंकि पृथ्वी गोल है, कहीं भी जाइएगा भारत के जस्ट अपोजिट में अमेरिका को पाइएगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर का देश दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है, और अमेरिका के ऊपर आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर का देश है ये अमेरिका है, ऊपर जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है ये कनाडा है, और नीचे जो ऑरेंज कलर का देश दिखाई दे रहा है वो है मैक्सिको। इसके इस तरफ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है अटलांटिक महासागर इसको कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। इस तरफ का जो अमेरिका के तरफ का जो हिस्सा है ये पैसिफिक ओशन है, और अमेरिका का एक क्षेत्र ये अलास्का भी है, ये भी अमेरिका का ही भाग है, और इसको अमेरिका ने खरीदा था। किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। ये आपको याद रखिएगा कि इसको रशिया से अमेरिका के द्वारा खरीदा गया था, राइट। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अमेरिका के पास में देखेंगे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, जिसको मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। और अमेरिका के पास में आप देखेंगे अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है, जो कि यहाँ पर इस कोने में, यानी अमेरिका के को जो पूर्वी हिस्सा है यहीं पर है, और इसी तरफ न्यूयॉर्क भी स्थित है। अब बात करेंगे कल के पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर अय्यर, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आज का प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इनमें से क्या किया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।